महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हमें समस्याओं को उसी सोच के स्तर पर रहकर हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया है। और आज हम संविधान से जुड़े दो ऐसे शब्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर बहस शायद सोच के एक नए स्तर की मांग करती है। बिल्कुल, ये शब्द है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हाँ, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हीं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर जो हालिया बहस छिड़ी है उसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। ये चर्चा देखिए यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, लेकिन आम जानकारी के लिहाज से भी ये काफी जरूरी मुद्दा है। जी, आजकल ये काफी चर्चा में है। हमारे सामने एक आरएसएस संबद्ध साप्ताहिक पत्रिका में छपा लेख है जो इन शब्दों को हटाने की बात करता है। हाँ। तो हम इसी लेख के मुख्य तर्कों को देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ लेख का नजरिया सामने रख रहे हैं, मतलब उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बस एक विश्लेषण है। और ये बहस तब और तेज हो गई जब आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले जी ने इन शब्दों पर एक राष्ट्रीय बहस का आह्वान किया। हाँ, उसके बाद से इस पर काफी कुछ लिखा और कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख में क्या कुछ कहा गया है। लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया वो असल में वैचारिक बारूदी सुरंगें हैं। वैचारिक बारूदी सुरंगें काफी सख्त शब्द हैं। हाँ, और लेख के अनुसार इन्हें धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने और राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर शामिल किया गया था। अच्छा। लेख का दावा है कि ये शब्द मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। इन्हें 42nd संशोधन के जरिए तब जोड़ा गया जब संसद पर भारी दबाव था, कई विपक्षी नेता जेल में थे, मीडिया पर सेंसरशिप थी। जी, वो दौर ही ऐसा था। और लेख इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह की संवैधानिक धोखाधड़ी कह रहा है। तो क्या इस धोखाधड़ी वाले दावे का आधार सिर्फ आपातकाल का समय ही है? हाँ, मतलब लेख का मुख्य जोर इसी पर है। वो आपातकाल की जो परिस्थितियां थीं और 42वां संशोधन, जिसे कई लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, उसकी जो विवादास्पद प्रकृति रही है उसी को आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये शब्द लोकतांत्रिक सहमति से नहीं जोड़े गए। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेख इन शब्दों को हटाने को सिर्फ एक सुधार नहीं मान रहा, वो इसे संवैधानिक ईमानदारी की बहाली, राष्ट्रीय गौरव की पुनः प्राप्ति और राजनीतिक पाखंड का अंत करने वाला कदम बता रहा है। यानी ये सिर्फ शब्दों को हटाना नहीं बल्कि एक तरह से शुद्धिकरण मान रहे हैं वो। कुछ ऐसा ही लगता है। अगर हम पंथ निरपेक्ष शब्द पर लेख की आपत्तियों को देखें तो कई बातें हैं। पहली, लेख कहता है कि ये शब्द भारतीय लोकाचार यानी हमारे ईथोस से मेल नहीं खाता। अच्छा। दूसरी बात, इसकी जड़ें यूरोपीय इतिहास में है, खासकर वो जो कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले प्रोटेस्टेंट और ज्ञानोदय आंदोलन हुए थे, वहां से ये निकला है। यानी ये भारतीय नहीं बाहरी कॉन्सेप्ट है उनके अनुसार। हाँ, और तीसरी बात, लेख का तर्क है कि भारत में इसका इस्तेमाल हिंदुत्व और उसके धार्मिक स्वरूप को नकारात्मक दिखाने के लिए किया गया है। मतलब लेख ही कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल एक खास विचारधारा के खिलाफ एक हथियार की तरह हुआ है और आपने वो राज्य प्रायोजित भेदभाव वाली बात भी कही थी। बिल्कुल, लेख का आरोप है कि इस शब्द ने धर्मनिरपेक्षता की जो कथित भारतीय व्याख्या थी, शायद जो सर्वधर्म संभाव जैसी बात थी, उसे बदल दिया। और इसी बदलाव के चलते उनके अनुसार अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर हिंदुओं के साथ राज्य प्रायोजित भेदभाव को बढ़ावा मिला। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेख हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की बात करता है, जबकि अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने की कथित तौर पर ज्यादा आजादी है, ऐसा वो हवाला देते हैं। तो ये तो हुई पंथ निरपेक्ष पर लेख की मुख्य आलोचनाएं। अब अगर हम समाजवादी शब्द की ओर देखें तो उस पर भी लेख की राय काफी सख्त लगती है। हाँ, समाजवादी शब्द को लेख एक वैश्विक एजेंडा और राजनीतिक हथियार कहता है। तर्क ये दिया गया है कि ये व्यक्ति की जो उद्यमशीलता होती है, मतलब इनिशिएटिव, उसको दबाता है, नौकरशाही को बढ़ावा देता है और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय राज्य पर निर्भर, मतलब डिपेंडेंट बनाता है। अच्छा, और क्या कोई उदाहरण या किसी का जिक्र है? जी, लेख यहाँ अर्थशास्त्री B.R. शेनॉय की 1955 की एक चेतावनी का भी जिक्र करता है, जिसमें उन्होंने नेहरूवादी समाजवाद के नौकरशाही राज और आर्थिक ठहराव लाने की बात कही थी। और जो 1990 के दशक की शुरुआत में लाइसेंस परमिट कोटा राज खत्म हुआ,
क्या लेख उसे समाजवाद की विफलता के सबूत के तौर पर देखता है? जी हाँ, लेख उसे बिल्कुल उसी नजरिए से देखता है और सवाल उठाता है कि भाई जब ये विचारधारा वैश्विक स्तर पर और भारत में भी एक तरह से असफल मानी जा चुकी है, तो इसे संविधान के प्रस्तावना में बनाए रखने का क्या मतलब है? लेख इसे एक पुरानी विफल विचारधारा कह रहा है। तो कुल मिलाकर लेख का निष्कर्ष क्या है? वो क्या चाहता है? अंत में लेख का निष्कर्ष ये है कि भारत की पहचान समाजवादी या पंथ निरपेक्ष नास्तिक राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक धार्मिक सभ्यता के रूप में है। धार्मिक सभ्यता? इसका क्या मतलब है? यहाँ धार्मिक से शायद उनका मतलब उन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से है जो भारतीय परंपराओं में निहित हैं, जैसे बहुलवाद, स्वराज यानी स्वशासन और आध्यात्मिक स्वायत्तता। तो लेख कहता है कि हमें मूल प्रस्तावना पर लौटना चाहिए, यानी इन शब्दों को हटा देना चाहिए। वो इसे आपातकाल के संवैधानिक पाप को खत्म करना कहते हैं। अच्छा। और इसी संदर्भ में आरएसएस से जुड़े हिंदी साप्ताहिक पांचजन्य का एक संपादकीय भी आया है हाल में। उसमें राहुल गांधी के आपातकाल को गलती मानने वाले बयान का हवाला देकर कांग्रेस से ही इन संशोधनों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। दिलचस्प। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये पूरी बहस कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को छूती है ना? बिल्कुल। जैसे संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, खासकर 42वां संशोधन जिसके तहत ये शब्द आए, फिर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की भारत में क्या अलग अलग व्याख्याएं हैं और प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व क्या है, ये सभी विषय परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। सही कहा। तो अगर हमारे श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस विषय पर या किसी और मुद्दे पर उनके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। तो सार यही है कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर यह बहस सिर्फ कुछ शब्दों की लड़ाई नहीं है। ये असल में भारत की अपनी पहचान, उसके संवैधानिक इतिहास और भविष्य की दिशा से जुड़े गहरे सवालों को दर्शाती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी भी राष्ट्र का जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हमारी प्रस्तावना, वो उस राष्ट्र की मूल दृष्टि और समय के साथ जो उसकी पहचान बदलती है, विकसित होती है, उसके बीच संतुलन कैसे बना सकता है? और इस संतुलन पर जो ये बहस चल रही है, इसका हमारे राष्ट्रीय विमर्श के लिए क्या मायने हैं? सोचने वाली बात है।